अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है अवामी नौइयत के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए। और जनाब, बहुत सारे मामलात और मसाइल पर गुज़िश्ता हफ्ते तक प्रोग्राम्स में बात होती रही, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, बिलखुसूस शहर कराची के मसाइल के हवाले से, और पैगामात का सिलसिला भी जारी रहा। बहुत सारे मामलात और मसाइल की निशानदेही की गई, तो कोशिश करेंगे आज उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए और साथ साथ मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसमें भी हमेशा से बात करते आए हैं। जो मसाइल हैं, जो एक आम आदमी के मसाइल हैं, वो सिर्फ शहर कराची के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, और यही वो मामलात हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि गुफ्तगू की जाए। जनाब, यहाँ की सूरत हाल में हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है दीगर शहरों के मुकाबले में, और ख़ास तौर पे जो पैगामात मौसूल हो रहे थे, बारिश का सिलसिला, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मानसून का जो सीज़न है वो जारी है। बड़ी भरपूर बारिश हो रही है लाहौर में और इसके गिरदोनवाह में, इस्लामाबाद और दीगर जगहों पर। और बारिश के बाद शायद उस तरह के मामलात नहीं होते जैसे इस शहर में होते हैं, शहर खामोशा जिसको हम कहते हैं। तो सूरत हाल अब ये है कि जो गुज़िश्ता दिनों, बल्कि अब तो गुज़िश्ता मेरे ख़्याल में एक हफ़्ते से ज़्यादा का अरसा हो चुका है जब बारिश यहाँ पर आई है, और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो अभी तक लोगों के सामने है। जगह जगह अभी भी पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सड़कें तो पहले ही मौजूद नहीं थी और उसके बाद जो उनकी हालत हुई है वो नाकाबिल बयान है, और इसी हवाले से लोग सवाल भी कर रहे हैं। फिर साथ साथ दीगर मसाइल भी सर उठा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर अजीब अजीब फ़ैसले किए जाते हैं। वो नंबर प्लेट के हवाले से यकीनन आपके इल्म में आ चुका होगा ये भी, कि यहाँ जो मौजूदा हुकूमत है इस सूबे के अंदर नित नए फ़ैसले जो यहाँ पे किए जाते हैं, वो नंबर प्लेट की तब्दीली के हवाले से न जाने क्या एक फार्मूला जहन में आया है। मेरा ख़्याल ये है कि लोगों को अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे क्या मकासद हैं। बहरहाल, अब उन मकासद के हल के लिए जो है बड़ी भरपूर कोशिशें हो रही हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का अब सामना है। तो ये मामला जब मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जब ये फ़ैसले किए जाते हैं तो ना किसी से मशावरत होती है, ना कोई हिकमत अमली होती है, ना कोई उसका तरीक़ाकार होता है। बस एक फ़ैसला जो है वो सादर कर दिया जाता है और उसके बाद फिर इसी तरह हमेशा से होता आया है। तो इस मामले के ऊपर भी पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है। आगे मौका मिलेगा ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लोग यकीनन इतने सारे पैगामात भेज रहे हैं तो इसको एड्रेस करना ये भी वक्त की ज़रूरत है। साथ ही दीगर मामलों पर गुफ्तगू करूँगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ और उसके बाद फिर इन मामलों पर खुलकर गुफ्तगू होगी, ख़ास तौर पर मौशी सूरत हाल के हवाले से। बड़ी मोहतरम जनाब शौकत जिलानी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से, समाजी सूरत हाल के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शौकत भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं बिल्कुल माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शौकत भाई, अब सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं और आप तस्करा कर रहे थे, खैर वो बात तो यहाँ नहीं कही जा सकती, मगर ये है कि सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तलिफ पॉलिसियों की हम जद में रहते हैं, और होता ये है मुख्तलिफ जो बड़ी मीशतें हैं या ममालिक हैं, जब उनके बारे में तहकीक करते हैं, पढ़ते हैं, तो पता ये चलता है कि बहुत ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो बड़ी दूरस होती हैं और बड़ी देरपा होती हैं, और उससे लोगों को लामहला फ़ायदा होता है। यानी पॉलिसीज़ बनाने का मकसद हम ये समझते हैं कि ऐसी हो कि जिससे आवाम की ज़िंदगी आसान हो, मगर जब यहाँ नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि पॉलिसीज़ बनाई इसलिए जाती हैं कि लोगों की ज़िंदगी को और मज़ीद मुश्किल किया जाए, उनके जो ज़मीन है उसको और तंग कर दिया जाए। ऐसा तासुर क्यों मिलता है? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ये हमें महसूस होता है या वाक़तन ऐसा है? जी। यासिर भाई, इस पर काफ़ी बहस मुबासे हुए हैं, काफ़ी रिजल्ट भी कम आउट हुए हैं और इस पे काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन असल में काम होते होते एकदम पॉलिसी चेंज हो जाती है। अब देखिए, सबको मालूम है कि ढकी छुपी बात नहीं है, कहीं कोने खांचे की ऐसी बात नहीं है कि चले कोई कंट्री साइड के कोई रोड ख़राब हों तो चले आप कहें कि यार जो हमारी मेन शाहराहें हैं, बड़ी अच्छे अच्छे जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो एक्सेस है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है और बड़ा क्राउड होता है। तो मैं कहता हूँ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें तरक्की करनी है ना, तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सही करना बिल्कुल ठीक है। पड़ेगा। और अभी देखें, जैसे मैं थोड़ा सा बैक हैंड पे जाता हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए,
और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे हमारा टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बने। वो इसलिए कि हम अपने नफ़े में से टैक्स देंगे ना, जी। अपने घर से अपनी असल कमाई से हमें टैक्स दें, हम कारोबार करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। देखिए कम से कम देखिए कुछ घर के अंदर आप अपने घर में आप जब आते हैं तो आप कितनी वहाँ पर फैसिलिटीज़ देते हैं, इसके बाद फिर आपको आराम भी मिलता है। तो मैं कहता गवर्नमेंट से काफ़ी मरतबा हम सब ने बिजनेस कम्युनिटी एज ए इनसे रिक्वेस्ट करती है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर। अब ये देखिए पानी की हमारे यहाँ शॉर्टेज है और ये सारा पानी जितने बारिशें हो रही हैं ये हमें गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हमने इसको अजाब बना लिया है क्या कि इसमें काफ़ी जो एरियाज के अंदर पानी है ना खड़ा रहता है। तो हमें चाहिए कि ड्रेन करें ज़मीन पे और इस पानी को वहाँ पर डाइवर्ट करें। डिफरेंट देखिए आज से अंग्रेज़ों के दौर के अंदर आप काफ़ी पार्कों में चले जाए तो वहाँ इन्होंने काफ़ी कुएं बनाए हुए थे। वजह ये थी कि बारिश का पानी वहाँ पर डाइवर्ट होता था, उस पानी को स्टोरेज करते थे। तो इस तरीके से एक सिस्टम चले। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल अगर लेडीज़ की तरफ नहीं जा रहे तो कम से कम बैक हैंड पे जो पुराना जो सिस्टम है कम से कम वहाँ पर अगर आपको पॉसिबल है तो वहाँ होगा। अब देखिए आप ज़मीन से पानी निकाले चले जा रहे हैं और आपको पता है कि ये जो सीट वाटर होता है ये पेस्टिंग करके रखता है ज़मीन के मिडल के अंदर तमाम। तो अब अगर ये सारा पानी आपने खाली कर दिया तो आप उसको प्यासा कर देंगे तो फिर वहाँ पर डिसास्टर तो होने हैं ना। तो कम से कम ये बारिश का गॉड गिफ्टेड है, हमारे पास इतना पानी आ रहा है। अब ये समंदर में जाएगा और फिर आपको मालूम है कि ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि इसके लिए कोई ऐसी प्लानिंग करें कि काफ़ी पानी हमारा, और पानी देखें लाइफ लाइन है, इसके बगैर आदमी बेशक आदमी कम खा सकता है, कम कर चीज़ें, लेकिन पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। और कराची में मैं सॉरी टू से कहना पड़ता है कि एक माफिया है और कराची में पानी अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में सबसे महंगा पानी है। और इस तरह अगर ये मामलात इस तरीके से अगर हम नहीं हल करेंगे तो देखिए ये सनतों का जाल हम नहीं बिछा पाएंगे। अगर हम इंडस्ट्री का जाल, आप देखें मैं ताइवान में 1980 में गया था तो मैंने देखा था कि वह छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रियाँ ताइचोंग के अंदर, मैंने कारोबार किया है ताइचोंग के अंदर, ताइपे से तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है वहाँ। मैंने हम बिजनेस करते थे तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर छोटा छोटा तकरीबन समझ लें 100 गज, 80 गज, 60 गज ऊपर मकान है, नीचे उनकी फैक्ट्रियाँ हैं छोटी छोटी, और वो डिफरेंट तरह के नट बोर्ड, हर बंदा शो पीस तरह बहुत से आइटम बना बना के वो क्या करते थे कि जब 2-3 ट्रेडिंग कंपनियां थाईलैंड अपना ताइपे के अंदर बैठी होती थी, वो जितना माल जमा हुआ वो सारा माल है ना कंटेनर के कंटेनर भर रहे हैं और सेल आउट हो रहा है। इन्होंने एक सिस्टम बना लिया था। हालांकि वहाँ पर ताइवान में बहुत बड़ी परसेंटेज है, काफ़ी अच्छी 60 या 70% माउंटेन है और वो लैंड बहुत थोड़ी है, लेकिन माउंटेन भी इन्होंने वहाँ माउंटेन के ऊपर तक इन्होंने इंडस्ट्री लगाई है। तो आज देखिए उनका जीडीपी और वो कितने हाई टेक में चले गए। वजह ये था कि वहाँ प्लानिंग है। पाकिस्तान में सिस्टम, पाकिस्तान में तमाम लॉ हैं, हर चीज़ है, लेकिन सर वहाँ यहाँ पर सॉरी तो से सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अच्छा लोगों को करवाई। देखिए मैं जैसे हॉलैंड में रहता था तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि उन्होंने इम्पोज किया है कि आपको ताल सीखना, यानी ताल ज़बान में ज़बान को कहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर है ना फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर बनाए हुए थे कि और मतलब उन्होंने कहा था रेगुलर आपको हफ्ते में 2 दिन आपको देना होगा 2-2 घंटे के लिए। तो हम मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो जैसे टैक्सों का निज़ाम है तो उसके लिए अवेयरनेस सेशन डिफरेंट जगहों पर रखे, लोगों को एजुकेट करे कि किस तरीके से हमने ये टैक्स का निज़ाम बनाया, आपने किस तरह फुलफिल करना है और किस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ें करनी। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि उसके लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है और उसके बगैर ये मुमकिन है नहीं। बड़े ममालिक की जहाँ मिसालें दी जाती हैं, अगर वहाँ पॉलिसीज़ मौजूद हैं तो उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कराना, ये तरीक़ाकार भी उनके पास मौजूद है। और यहाँ जिस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं, अभी कुछ देर पहले ही गुफ्तगू हो रही थी कि यहाँ फ़ैसले ऐसे किए जाते हैं कि जो ऐसा महसूस होता है, बल्कि महसूस क्या होता है वाक़तन ऐसा है कि लोगों के गिर्द जो है वो ऐसा लगता है कि घेरा तंग किया जा रहा है। जनाब इसी मामले और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। एक और हमारे बड़े ख़ास मेहमान टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब मोहम्मद अकमल साहब, और बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मौशी मामलात पर ख़ास और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अकमल भाई को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी थैंक यू सर।
अकमल भाई, गुफ्तगू ये हो रही थी कुछ देर पहले कि ये जो हमारे यहाँ पॉलिसीज़ वज़ा की जाती हैं, पूरी दुनिया का हम अगर मवाजना करें तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए पॉलिसीज़ वज़ा की जाती हैं, मगर यहाँ सूरत हाल उससे यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ जब पॉलिसीज़ आती हैं और उसको जिस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि लोगों की जो ज़िंदगी है उसको और मुश्किल में डाला जा रहा है और ज़मीन जो है वो तंग की जा रही है। ऐसा तासुर क्यों मिलता है? मेरा सवाल आपसे ये है। देखें, यहाँ पे जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो चंद खुसूसी लोगों को या खुसूसी जो माफिया होती है उनको एकोमोडेट करने के लिए जो है ना वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं और फिर उनको खत्म किया जाता है। मैं अगर मिसाल देना चाहूँ इस बारे जी। में, तो आप सोलर को देखें, इम्पोर्टर्स ने जो है ना पिछले 3-4 साल में कोई 30,000 मेगावाट के करीब सोलर पैनल जो है वो इम्पोर्ट कर लिए। ठीक है, अब पब्लिक ने जो ना वो लगा भी लिए, तो अब जो है वो एक तो उनकी नेट मीटरिंग का जो ऑप्शन है वो आप खत्म करने जा रहे हैं जी। दूसरा उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स लगा लिया, क्योंकि जो आपके जानने वाले जितने भी थे उन सब ने अपना अपना जो माल है वो मंगवा लिया है, स्टॉक्स में रख लिया है, तो अब वो जो है वो उसको महंगे दामों में बेचेंगे। दूसरी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो चीनी की आपके सामने मिसाल है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ता है तो यहाँ वाले जो हमारे चंद लोगों को एकोमोडेट करने के लिए अगेन काबीना जो है वो अप्रूवल दे देती है, आप चीनी को जो है वो एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है जी, तकरीबन 7.5 लाख टन जो है वो चीनी एक्सपोर्ट की गई जी। 115 या 118 अरब रुपए उसकी टोटल मालियत थी। अब जो है वो जब मार्केट में यहाँ पे चीनी शॉर्ट हुई और 200 रुपए किलो तक पहुंची है, तो अब जो है वो उसको इंपोर्ट करने जा रहे हैं और इंपोर्ट करके और उसमें सारे टैक्सेस की पॉलिसी खत्म कर दी कि कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं होगा, कोई ड्यूटी उसके ऊपर नहीं होगी, और विदाउट एनी टैक्स और सब कुछ के वो चीनी हुकूमत पाकिस्तान को 153 रुपए किलो यहाँ पे पड़ेगी, फ्रेट और ये वो सारा मिलाने के बाद जी। तो जो आपने 112 या 115 अरब रुपए जो है वो एक्सपोर्ट के जरिए कमाए, अब उसमें से जो 73 अरब रुपए तकरीबन जो है वो आप इंपोर्ट में जाया कर देंगे, दोबारा लगा देंगे। बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है वो जो एफबीआर को टैक्सेस का नुकसान है वो अलग है, क्योंकि जब इन्होंने चीनी को एक्सपोर्ट किया था तो उस वक्त भी सब्सिडी ली थी, तो वो भी हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान, और अब जब ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो टैक्सेस और ड्यूटीज जो माफ करवा रहे हैं तो वो भी नुकसान। अगर सेम इसी केस विद जो गंदम है उसको आप देख लें, ऑटोमोबाइल की पॉलिसी को देख लें, मतलब आप नाम लें कोई भी पॉलिसी तो आपको वाज़े तौर पर नजर आएगा कि एक मखसूस तबका है, एक मखसूस कातिल है जिसको जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसीज को बनाया जाता है। आम आदमी के लिए जो है वो बड़ी यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि इसको आपने निचोड़ लेना है, चाहे वो पेट्रोलियम लेवी की सूरत में हो, सेल्स टैक्स की सूरत में हो, इनकम टैक्स की सूरत में हो, दीगर जो ड्यूटीज लगाई गई हैं उनकी सूरत में हो। एक तरफ जो है वो आप महंगी गाड़ियां जो लग्जरीज गाड़ियां हैं उनके ऊपर आप ड्यूटीज कम कर रहे हैं जी। तो 50% तक जो है वो ड्यूटी की शरह में इन्होंने कमी की है। बताइए, जो एक आम नॉर्मल आदमी की गाड़ी है 750 सीसी की, 700 सीसी की या आल्टो टाइप की जो गाड़ियां हैं जी जी, उन पे आप जो है वो 2-2 लाख रुपए तक की जो है वो कीमत इजाफा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। 12 से 18 12.5 से 18% उसको सेल्स टैक्स करके, तो आम आदमी के लिए तो आपकी पॉलिसी कोई है ही नहीं ना। तो इसलिए आप जो बात कर रहे हैं ना कि जी पॉलिसीज हैं, और ये पॉलिसीज देयर आर नो पॉलिसीज, गरीब मुकाओ पॉलिसी है और अपने लोगों को फायदा पहुंचाओ पॉलिसीज हैं। तो ये मैंने आपको जो है ना विद एग्जांपल्स ये चीज साबित करके दिखाई है। अब अगर आपके सामने कोई और पॉलिसी है तो मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर भी रोशनी डाल देता हूँ। मैं अकमल भाई, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कोई भी हुकूमत हो, चाहे कोई तब्दीली वाली हो, नॉन तब्दीली वाली हो, कोई इम्पोर्टेड हो, कोई यहाँ की बनाई हुई हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी लोग हों, इसके ऊपर तो ऐसा लगता है कि एक स्टेटस को है जिसको कोई न तोड़ सकता है न इसके बारे में बात कर सकता है। ये सिलसिला आखिर है क्या? क्योंकि इससे पहले भी आप देखते चले जाएं जो हुकूमतें आती रही हैं यही सारी पॉलिसीज़ हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि डिवीज़न है कि अमीर की पॉलिसी अलग है, गरीब की पॉलिसी अलग है। ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? हुकूमतों में तो आपको पता है पहले दिन से लेके पिछले 75 सालों में है ना वो भी एक ही
जो है वो खानदान जो है वो काबिज है। एक ही खानदान से मुराद जो मखसूस लोग हैं, जो मखसूस जो तबका है इसमें है। आप देखें पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल जो है ना वो लोग सियासतदान चले आ रहे हैं। और हमारे पास जो है ना वो एक जो जेन्युइन लीडरशिप होती है उसकी कमी नजर आती है। इसी वजह से आप देखें कि हमें जो है वो खान साहब जैसे लोगों में भी लीडर नजर आता है। वजह उसकी यही है कि जो हमारी जो दो रिवायती जो सियासत बड़ी जो सियासी पार्टीज हैं उनमें आप देखें उनमें वही निजाम चल रहा है कि वो बाप चला गया तो बेटी आ गई, बेटी चली गई तो बाप आ गया, बाप आ गया तो मतलब एक गद्दी कुश्ती जो सिस्टम चल रहा है लीडरशिप हद तक भी। और उसके अलावा जो जो एमपीएज, एमएनएज, इवन लोकल काउंसिल में भी जो है ना ये उन्हीं के खानदान के लोग चले आ रहे हैं। बल्कि अब तो ये बन गया कि वो यूनियन काउंसिल है ना वो इनके बच्चों के लिए वो ट्रेनिंग का जो है ना वो इदारा बन गया, ट्रेनिंग सेंटर तो होगा। बिल्कुल ऐसा ही। अब यहाँ सिंध की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो वो नासिर शाह का बेटा उधर सक्कर को संभाल रहा है, शर्जील का इधर हैदराबाद में है। अच्छा, सईद गनी का भाई जो है ना वो इधर आप देखें यहाँ पे यूसी चेयरमैन लगा हुआ है। तो सारे के सारे जो है ना भाई बहन बेटे ये इन सबको एक दूसरों को ये लोग एकोमोडेट कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल्स को इन्होंने अपना प्लेग्राउंड बनाया हुआ है जिसमें लोग सीखते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो गरीब कीड़ों मकोड़ों के ऊपर जो है वो हुकूमत करते हैं। तो स्टेटस को उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब तक जो है वो एक नई लीडरशिप, एक डिफरेंट माइंडसेट की लीडरशिप जो 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 इस वक्त तरजीहात हैं, जो दुनिया की तरजीहात हैं, जो इस वक्त जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल एआई की जो पॉलिसीज हैं, जो फिनटेक है और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको अडॉप्ट करने वाले जो लोग हैं उनका बिल्कुल माइंड सेट ही टोटल डिफरेंट है। वो बड़े आगे की सोच रखने वाले लोग हैं। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर वो लोग बिलीव नहीं करते। वर्चुअल होती जा रही है दुनिया आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें इस टाइप की जो लीडरशिप है वो चाहिए और वो जाहिर है फिर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के सतह से ऐसी लीडरशिप आती है और वहाँ पे आपने सियासत पे पाबंदी लगाई हुई है जी। तो इसलिए आप देखें आपके पास पिछले 25-30 साल में कोई भी जेन्युइन जो सियासतदान है वो नहीं आया, ग्रास रूट से ऊपर नहीं आया। हालांकि इससे पहले के जो थे लोग थे जिस 70s 80s में जब स्कूल कॉलेजेस की पॉलिटिक्स थी तो उसके बाद फिर भी आप देखें ना आपके सामने देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस जो उस दौर में वहां से ऊपर आए हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी में, पीएमएल में, थ्रू आउट द कंट्री आप देखें जो ज्यादातर सियासतदान है वो इसी कॉलेज स्कूल की सियासत से ही ऊपर आए हैं। लेकिन अब बाद में पीछे से वो आना खत्म हो गई तो वो अगेन जद्दी पुश्ती सियासतदानों ने जो है वो संभाल ली और अब जो है वो हम मखसूस एक तबका है जो एलीट क्लास जिसे हम कहते हैं तो उसके महकूम बनने में वो हमारे हाथ में जैसा चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल जो रेनिंग सिस्टम है या जो हुकूमत है इनके भी जो सक्सेसर आएंगे वो भी यही लोग होंगे। फिर अजीब बात यह है कि इसी में से लोग निकल के अगला इलेक्शन होगा, आज इस बैनर पे हैं तो कल उस बैनर पे चले जाएंगे और फिर वो लोग उसको समझेंगे कि शायद ये निजात दहिंदा है। अभी तक तो यही सिलसिला चलता आ रहा है तो इससे कोई ख़ास बेहतरी आनी है नहीं। तो इसके लिए हमें जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि यहाँ पे ना स्टेटस को कोई तब्दील कर सकता है और चैलेंज अगर करेगा तो उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। ये बड़ी अजीब बात है। और ये जो ले दे के पॉलिटिकल सो कॉल्ड पार्टीज़ हैं इसके अंदर भी अगर चंद एक नज़रियाती लोग, अब तो बड़ा मुश्किल है जैसे आपने बताया क्योंकि वो नहीं है सिलसिला सियासत का, अगर होंगे भी तो शायद उनको कब का जो है वो दूर कर दिया गया होगा सारे सिस्टम से। तो ये हमारा इल्म है। जी शौकत भाई फरमाइएगा, ये सूरत हाल जिसका अभी तस्करा यहाँ पर हुआ है इसके बाद कहाँ से फिर ऐसे लोग आएंगे जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। यहाँ तो ये सड़क बनाने के रवादार नहीं है अब तक, तो ये कैसे तब्दीली लेकर आएंगे वाक़तन जिसकी हम बात करते हैं या ख्वाब देखते हैं? ये बात आपकी काफ़ी हद तक हकीकत है कि यहाँ प्लानिंग और तमाम चीज़ों की कमी है। लेकिन मैं तो फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, हमें होप रखनी चाहिए। इंशाल्लाह कोई तब्दीली ज़रूर आएगी माशी तौर पर। और मैं कहता हूँ देखें आपने 40,000 रुपीज़ यहाँ पर एक बंदे की कम से कम सोशल लाइफ आप लोगों की बेहतर कर देंगे ना, तो कम से कम आप उसके लिए तो काम करें। ठीक है, देखें हम पॉलिटिकल कोई से हमारा ताल्लुक नहीं है, एज ए बिजनेस कम्युनिटी हम बात करते हैं ग्राउंड पे जो मसले मसाइल हो रहे हैं। और मैं अगर पॉलिटिकल बात आती है तो मैं इतना कहूँगा कि कराची के MNA MPA जो देखें
देखें आपको वहां पर सीट गर्म करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि काम करने के लिए भेजा है। तो बहुत अच्छी आप लोग बात। का एक जिम्मेदारी है, काम है, क्योंकि हम आप हमारी आवाज तो एक महदूद हद तक रहती है ना कि देखिए अब गवर्नमेंट का बिजनेस कम्युनिटी का क्या काम है, सिर्फ आप एनिमल कमेटी के अंदर जो हमारी बिजनेस के लिए जो राय हो, अपनी जो बेहतर हो, वो हम सेंड कर देते हैं। बाकी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं होता कि हम इस पे काम करें। इस पे काम करना MNA MP है, हजरात का काम होता है। वो ये सब देख रहे हैं, मामला देते हैं। जब वो असेंबली में होते हैं तो वहाँ सारी मतलब कौन नहीं होता, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं सारे लोग होते हैं, वहाँ पॉलिसी बनाने वाले होते हैं। तो कम से कम कराची के लिए आवाज़ उठाए कि जब इतना बड़ा आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना के दें और कोई ऐसा सिस्टम करें कि जब ये तमाम चीज़ें बेहतर हों तो वो लोग वहाँ पर हैं। और अब बिजनेस कम्युनिटी को देखें, सिर्फ हमें कारोबार नहीं करना पड़ता। अब जो हमारे चैम्बर फेडरेशन सारे, अब वो सिर्फ कारोबार के साथ साथ यूटिलिटी के भी इनके मसाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर आना जाना। देखिए आमद और रफ्त के लिए सड़कों का क्या हाल है, पानी भरा है तो भरा है, गटर लाइनें बह रही हैं तो बह रही हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस पर भी काम करना पड़ता है। सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, वरना क्या है कि ये जो, अब मैं यही कहूँगा कि आपको कम से कम जो एक आम आदमी है उसके लिए रोजगार को आप आसान बनाएं। और वो जब देखें वो आसान आसूदगी से उसको रोज मतलब एक, मैं कहता हूँ देखिए 40,000 50,000 के अंदर आप एक आम आदमी का बजट बना के दिखाएं, जिसके अंदर हमारी एशिया में महंगी तरीन इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बावजूद हम बस वो हालांकि किराए वगैरह देखा जाए सारी चीज़ें तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसके बावजूद वो अपना एक मेयार ज़िंदगी एक महदूद हद तक गुजार रहा है। तो कम से कम वो अमाउंट तो उसको इजीली प्रोवाइड कर दें। उसके लिए आपको ऐसा एक सिस्टम वाज़े करना पड़ेगा, उनको रोज़गार देने के लिए। अगर कोई फ्रीलांस काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें। और देखिए गवर्नमेंट, अभी मैं सॉरी आपकी अभी एक देखें, अभी हमारे ताजिब रादी के एक थोड़ा एक ऐसा अहम तरीन एक इशू है, वो है कि इन्होंने कुछ क्लॉज में ना FBR ने कुछ ऐसी इस बजट में बड़ी खतरनाक शिकें डाल दी हैं, जिसके ऊपर काफ़ी लोग बड़े नाला हैं बिजनेस। और बाकी में हकीकत है कि देखिए सर, गलती आपसे नहीं होती यासिर भाई, आपसे क्या आप बिल्कुल कभी आपने गलती नहीं की, बेटे मॉर्निंग शो है, कभी आपने कुछ कह दिया बिल्कुल होता है, तो उसको अपोलोजाइज कर ले जाए, हाँ, थोड़ा सा आइंदा नहीं। तो यहाँ क्या ऐसा तरीकाकार है कि अगर आपको एक 16 या 17 ग्रेड का बंदा आए, आपकी तमाम चीज़ें जांच पड़ताल कर। अच्छा देखें, हमारे यहाँ एजुकेशन का भी, लैक ऑफ एजुकेशन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इतनी हाई नहीं है, क्योंकि बिजनेस में जाहिर बात है अंडर मैट्रिक पास भी हैं, मैट्रिक से ऊपर भी हैं। तो वो आपकी कोई वर्डिंग नहीं समझा, कहीं इसने गलत सलत हो गया तो वो आप फ्रंटिडेंटल केस में आ जाएगा और उसके बाद फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद फिर उसके साथ जो सुलूक होगा, आपको मालूम है कि जो एक क्रिमिनल लॉ में आएगा जब आप अरेस्ट करें। तो एक बिजनेस कम्युनिटी का बंदा जब वो क्रिमिनल के अंदर आ जाता है तो उसे कौन वीजा देगा? पाकिस्तान के अंदर उसका रेपुटेशन क्या हो जाएगी? बेशक वो बाद में क्लियर भी हो जाता है, लेकिन एक दफा तो उस पर एक बैड वर्ड लग गया ना कि यार ये क्रिमिनल है। तो कम से कम सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में डिफरेंट होना चाहिए। इस तरह अगर आप करें, एक आदमी आपको पूरा बिजनेस का संभाल रहा है, हो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो आप उसे गिरफ्तार करके, जरा सी गलती के ऊपर आप उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। यार आप, ठीक है आपके साथ उसने फ्रॉड किया है ना, आप उसको पनिशमेंट पैसों में किया है ना, तो आप भी उनके साथ इस तरह का रखें। अच्छा हमारे देखें, सॉरी टू से, मैं नहीं कहना, मैं आगे उस तरह से नहीं बात करूंगा कि, लेकिन ये बताऊंगा कि हमारे आपको मालूम है कि अफसर शाही का क्या मिजाज, बिल्कुल ऐसा ही। और जब तक उनको वो सब चीजें ना हो तो उनके मामलात भी आपको मालूम है कि, तो इसलिए उनको आप इतना पावर दे रहे हैं। हमारे कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं, 95% जो केसेस का रिजल्ट होता है ना, मोर देन 90% वो हमारे मतलब वो FBR के अगेंस्ट होता है जी। तो अब आप हिसाब लगाइए कि 90% लोग जिनका क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके बाद आप उनको पावर दे रहे हैं, तो वो जो इम्पोज कर दें। तो मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा पॉलिसी बनाते वक्त आप थोड़ा देखिए, अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ, स्टूडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं अगर आप लोगों से मशवरा करके चलूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं चाहूँगा खुद ही यार ये सारा सेटअप डाल लूँ, तो फिर मैं नहीं चल सकता। तो वो लोग जो बिजनेस कम्युनिटी को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मेरा ख्याल है जब तक हमारा
मसला हल कामयाबी नहीं होगी। नहीं होगा। अकमल भाई, ये जो हम अक्सर तजर्बे करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिसीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसको हम FBR कहते हैं, ये मामला आखिर है क्या? ये हमारा माइंडसेट है क्या? ये ज़रा बताइएगा कि हमें टैक्स कलेक्शन क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है सब्जेक्ट कि इसमें कंप्लाइंस बिल्कुल अब नज़र नहीं आ रही। और फिर ये कि हमें सिर्फ इससे गर्ज होता है कि हमारा टैक्स टारगेट हमने कैसे अचीव करना है। फिर ये कि प्लस कि एक दो सजेशंस ये आई इस हवाले से कि इसको जो है वो PRB बना दिया जाए, पाकिस्तान रेवेन्यू बोर्ड बना दिया जाए, मसला हल हो जाएगा। कि इससे वाक़ईतन मामलात और मसाइल हल हो सकते हैं? और फिर सवाल ये है कि ये मामलात आखिर कैसे चलाए जाएंगे? जैसे अभी ये फरमा रहे हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पे कि आप हर किसी को ग्रिल करने की करते हैं, हर किसी के गिर जो है वो घेरा तंग कर दो, और एक थानादार कल्चर जो है आपने जो है पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया है। क्या इससे मामलात हल हो सकते हैं? ज़रा फरमाइए। देखिए ना, जब तक मुल्क में दोहरा निजाम चलता रहेगा ना, उस वक्त तक तो मामलात हल नहीं हो सकते। जहाँ तक टैक्स कलेक्शन की बात है या टैक्स पॉलिसी की बात है, वहाँ पे भी आपको जो है दोहरा मयार नजर आता है। जो ताकतवर लोग हैं, जो एलीट क्लास है, अगेन मैं कहूंगा कि वो वही अपने लिए SROs के जरिए कानून से अपने आप को एग्जेम्प्ट करवा लेते हैं। अभी भी आप देखें कई सारे इदारे ऐसे हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं NGO बन के, और उनके ऊपर जो है वो टैक्स FBR ने या हुकूमत ने बल्कि एग्जाम्प्ट कर दिया है। इसी तरीके से जैसा कि मैंने अभी आपको चीनी की मिसाल दी, उनके ऊपर भी जो है ना वो टैक्सेस वगैरह सारे एग्जाम्प्ट कर दिए गए। तो जो ताकतवर लोग हैं ना, वो तो अपने लिए कानून को ही बदल देते हैं ना, उनके लिए तो कानून कुछ और है, आम आदमी के लिए कानून कुछ और है। फिर जब जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो अगेन दोनों एंड के ऊपर मसले मसाइल हैं। FBR में जो पॉलिसीज बनाने का जो डिपार्टमेंट है वो अलग होना चाहिए। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का जो ऑपरेशनल जो डिपार्टमेंट है उसको अलग जो है वो अपनी एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो एक तो ये जो है ना वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर इनको सोचना चाहिए कि शायद मैंने सुना था कर भी दिया, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि पॉलिसी साजी जो है ना वो FBR से जो ऑपरेशनल स्टाफ है उससे हट के की जाए। तो ये FBR के लेवल के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद तो आप अगर कहें कि जी हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी दूध की धुली हुई है, तो ऐसा भी नहीं है। टैक्स चोरी हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है, और बड़े जो है ना वो डंके की चोट के ऊपर जो है ना वो टैक्स चोरी की जाती है। आप देखें इस वक्त फाइलर बनना जो है ना वो तो बहुत आसान है, आप फाइलर तो बन जाते हैं जी, लेकिन वो जो ड्यू टैक्स जिसका बनता है वो नहीं दे पाते जी। और जब एक ताकतवर आदमी अपने हिस्से का टैक्स नहीं देता तो उसके हिस्से का टैक्स जो है ना फिर आम गरीब आदमी को इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए देना पड़ता है। ऐसा ही। और उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जैसे FBR ने इस मरतबा 14,000 अरब रुपए का टारगेट ओके अकमल भाई, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी है और ब्रेक के बाद फिर इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ मौसमी मामलात के हवाले से। इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन चुका है, इतना पेचीदा हो चुका है ये मामला कि अब ये हमें समझ में भी नहीं आ रहा, ख़ास तौर पे जिस किस्म की पॉलिसीज़ जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट की जाती हैं, टैक्सेस जिस तरह के टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं, जो उसकी अशकाल मौजूद हैं यहाँ पे, वो समझाना बड़ा मुश्किल है। और ख़ास तौर पे जो पॉलिसी मेकर हैं, अभी कुछ देर पहले हम और मौजूद मेहमान जब बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान भी, तो ज़ाहिर है वो बातें तो यहाँ नहीं की जा सकती, हमारे पे तो पाबंदियाँ इतनी हैं कि अगर ये सच्ची बातें बताना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में अगले दिन ही प्रोग्राम बंद हो जाए। तो शौकत भाई, ये सूरत हाल है जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे। ना पॉलिसी है ना पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी मेकर भी नहीं है। आप पॉलिसी मेकर हो या लेजिस्लेटर हो, जिस किस्म के लेजिस्लेटर आपके पास हैं, मैं क्या कहूँगा इसके ऊपर अपनी राय तो नहीं दे सकता मैं, मगर ये कि जब दुनिया देखती है प्रोसीडिंग्स हमारी, तो फिर सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कैसे मामलात को हल किया जाएगा जब अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होंगे। जैसे मैंने मिसाल आपको दी, फाइनेंस बिल है, पास हो गया, अब दें किसी मोअज़्ज़िज़ मेंबर पार्लियामेंट को आगे रख दें ये पर्चा के ज़रा पढ़ के दिखाओ उसमें लिखा क्या है, आपको लग पता जाएगा। फिर शोर शराबा हंगामा आ रहा है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ये जी जमहूरियत का हुस्न है। एक तो अजीब अजीब चीज़ें हमने, हुस्न का हमारा क्या म्यार है, अल्लाह खैर करे,
लेकिन ये सूरत हाल है, अब बताइए मैं क्या करूँ। सर देखें, मैं कहता हूँ अगर ये पार्लियामेंट है ना, इन्हें हम सबको बहुत हमारे लिए काबिले शर्म की बात है। जी जी, मोबाइल अपना ज़रा वो रखें ताकि, जी जी, हाँ साइलेंट से हाँ है हाँ हाँ, नहीं वो तो साइड में कर लें, ज़रा अच्छा हमिंग थोड़ी सी महसूस हो रही है माइक के अंदर, जी हाँ। अच्छा। तो देखें, अगर हमें काबिले शर्म और बड़ा एक दुख और बड़ा एक ये दुख का बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ से बच्चा ज्यादा, मतलब मोर देन 10%, अराउंड 10% वो स्कूलिंग से बाहर है। जी 5 से 16 साल के अंदर ही होगा ना वो बच्चा, जाहिर बात जी स्कूल से बाहर है। अब ये जो पॉपुलेशन जो बढ़ेगी 10%, तो इसका भी तो रोल कुछ होगा हमारे माशरे के जी अंदर। जी, आइए इनको बिल्कुल इस कौन तरफ जॉब आइए। देगा? अब आप देखिए, इसके लिए पार्लियामेंट क्या कर रही है। सर आप देखें, 10% एक बहुत बड़ी एक क्वांटिटी है, बताइए। और वो भी यूथ की, और वो लोग जो हमारे मुस्तकबिल का, आइंदा मुस्तकबिल के अंदर अफेक्टेड होंगे, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? है ही नहीं आप कंसिडरेशन में पॉलिसी कुछ। बनाएं, उनको देखें, रोजगार तो आप देंगे, तो वो क्या देंगे? मजदूरी का देंगे। अब हमारे यहाँ आजकल जो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ डे नाउ गोइंग टू चेंज ऑल द सिनारियो नाउ। अब इतनी जो एआई आ गया है, तमाम चीजें आ गई हैं, बगैर एजुकेशन के तो आप एक फॉर्म फिल नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो सर वो लोग बेचारे 10% लोगों से फॉर्म फिल कराएंगे, या वो सारे मोहताज हो जाएंगे, उनको कम से कम पीने का साफ पानी नहीं है। चलें, एक अलग बात है, जिंदा तो रह रहे हैं, तो कम से कम आज की अशद जरूरत है एजुकेशन। एजुकेशन से वो बाहर है, तो आप उसके लिए, और आपको इतना दुख की बात यह है कि 0.8% इन्होंने एजुकेशन के लिए रखा है, 0.9 अपनी हेल्थ के लिए रखा है। जब आदमी हेल्थ और उसकी एजुकेशन ही नहीं होगी, तो वो आपको स्केल वर्कर कैसे आपको प्रोवाइड होगा? और आजकल आपको मालूम है कि ये मेहनत मजदूरी का दौर गुजर चुका है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके ज़रिए आप अर्निंग करें। और आपको मालूम है कि हमारा इस टाइम पर बहुत बड़ा जो अपना एजुकेशन के अंदर जो बच्चों यूथ ने ले लिया है, वो भी आजकल है ना, काफ़ी बड़ी तादाद में, 2 करोड़ से कम, वो भी अभी फारिग बैठे हुए हैं। तो ऐसी पॉलिसी बनाएं सर कि जो आपका मुल्क कम से कम ये रोजगार तो बच्चों को मिल सके, और ग्राउंड रियलिटी देखें। देखिए, एक माहिर माशियात है, माहिर बेहतरीन प्रोफेसर है, वो अगर तालीम दे रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड पे आके वो सही बिजनेस कर सकते हैं। फिर ये एफबीआर वाले जो बजट बना रहे हैं ना, इनको चाहिए, इनसे कहें कि यार आप एक मरतबा जो आपने बजट बनाया है ना, आप ग्राउंड पे आकर ये कारोबार करके दिखाएं। जो हाइडल आएंगे, जो मसले मसाइल आएंगे, जो चीजें आती हैं, वो फेस करके दिखाएं, फिर आप बजट बनाएं। अब सर वो तो बैठे टारगेट हुए हैं सेट एक करें, बिल्कुल सही है। अपना एयर कंडीशन ऐवान के, उन्हें बस ये कि वो आदाद शुमार के हिसाब से कुछ इधर किसको बेनिफिट, ये वो कर करा के ऐसे बजट बना देते हैं। लेकिन उनको चाहिए कि बजट बनाने से पहले वो आए और ग्राउंड रेल पे आके कारोबार करके तमाम चीज़ों को चेक कर, अच्छी चले आप नहीं कर रहे, तो जो लोग ग्राउंड के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जिनकी साख अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दूध के धुले हैं बिजनेस कम्युनिटी में, कुछ होगी परसेंटेज, उनको ड्रॉप, हम उनके साथ नहीं है, हम उनको डिनाई करते हैं, आप उनको पकड़ें, उनके साथ जो सुलूक करते हैं हम आपके साथ हैं। लेकिन कम से कम आप है ना, जो पॉलिसी बनाए, जो जिसका एक्सपर्ट है, कम से कम उनको तो ऑन बोर्ड लेके इस तरह से कारोबार को आगे बढ़ाएं, पॉलिसी बनाएं, इसे लॉन्ग टर्म बनाएं। अच्छा सर, हमारी अभी पॉलिसी ये है, थोड़े टाइम बाद वो हुकूमत चेंज हो जाती है, वो कहेगी यार ये तो पॉलिसी सारी खराब है, शिफ्ट हो जाएगी, पॉलिसी शिफ्ट आएगा, और उसके बाद वो 180 डिग्री के ऊपर जो है वो सब सिस्टम चेंज हो जाएगा, और इवेंचुअली होता ही है कि जो हमारे साथ इस वक्त हो रहा है, यही सिलसिला चलता रहेगा। अकमल भाई लाइन पर हैं और गुफ्तगू हमारी यकीनन सुन भी रहे हैं। अकमल भाई, मैं चाहूँगा ज़रा पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बात हो रही थी कि हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो लोग पॉलिसी मेकर हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म ही नहीं है, और जब ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे नतीजा निकलेगा, ये ज़रा बताइएगा। मैं क्या हेल्थ की बात करूं, क्या एजुकेशन की, मेरे ख्याल में इसको तो हम सेट असाइड कर देते हैं। जब पीने का पानी ही साफ़ नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर तो ये बड़ी दूर की बात है। ज़रा फरमाइएगा क्या किया जा सकता है। देखिए, पॉलिसी मेकर की मेकिंग की जब आप बात करते हैं और उनको ये कहें कि जो उनको ऑन ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी मुबालगा आ रही है। अच्छा। क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं अल्टीमेटली वो जो ताजिर की नुमाइंदा तंजीमें हैं उनसे भी वो लोग सजेशन ले रहे होते हैं। उसके बाद जो तहकीकी इदारे हैं या जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनसे भी सजेशन
ले रहे होते हैं। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती लेकिन वो? जिनका काम जो है वो पॉलिसी बनाना है, उनको पॉलिसी बनानी चाहिए, और जिनका काम बिजनेस करना है उनको बिजनेस करना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे की जगह जो है ना वो नहीं ले सकते। हर एक को अपना अपना काम जो है वो सही तरीके से और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो लोग हैं अपने हिस्से का टैक्स, जो एलीट क्लास है वो अपने हिस्से का टैक्स पे नहीं कर रही इनकम टैक्स की फॉर्म में। तो नतीजतन हुकूमत को जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। मौजूदा जो टारगेट जो किया है FBR ने इसका सभा का 2021-2026 का तकरीबन 14,000 कुछ जी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5,000 अरब रुपए जो है वो इनकम टैक्स की सूरत में हासिल होंगे। और वो भी इनकम टैक्स जो है वो समझे सेल्स टैक्स की तरह ही लिया जाता है, क्योंकि वो डिडक्शन एट सोर्स होती है और ज्यादातर लोग जो है उसको कॉस्ट में ही शामिल कर देते हैं, जो कि डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में किया जाता है कि सेल्स टैक्स हो गया या एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, वो उस प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। तो हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स भी जिस तरीके से लिया जाता है तो उसको भी कॉस्ट का हिस्सा बनाया दिया जाता है। वो इनकम टैक्स बेसिकली नहीं है, वो भी सेल्स टैक्स की ही एक किस्म जो है वो बन जाता है। इनकम टैक्स तो वो है कि जी पूरे साल आपने जो है फर्ज करें जो 1 करोड़ रुपया कमाया है तो उसके बाद जो आपका स्लैब बनता है उसके हिसाब से वो टैक्स आप दें। तो साल के एंड में टैक्स रिटर्न के साथ जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले तो शायद भी जमा करवा देते हो, लेकिन जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है वो तो बस जितना भी उनका साल का टैक्स कटा हुआ होता है बिजली पे या गैस के बिलों के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, सप्लाईज के ऊपर, तो उसी को टोटल मिला के उसी को क्लेम कर देते हैं कि ये हमारा टैक्स कटा और ये हमारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। तो एज ए रिजल्ट जो है वो हुकूमत जब अपना टैक्स टारगेट पूरा नहीं कर पाती तो उसको उसके लिए फिर इमीडिएट जो रिलीफ होता है वो यही होता है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस इमीडिएटली अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करे। तो आप देखें फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि मैंने अगर टैक्स चोरी की है तो हुकूमत ने तो अपने पैसे पूरे करने हैं, तो मेरे वाली चोरी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में पूरी पब्लिक के ऊपर वो एलोकेट हो जाती है और सारी की सारी आवाम को उसका जो है वो टैक्स देना पड़ता है। तो ये दोनों तरफ से जो है ना वो नाअहली है। एक तरफ जो FBR है उसकी भी नाअहली है कि जो टैक्स पे करने की सलाहियत रखते हैं, जो अरबपति लोग हैं उनसे वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, और आम आदमी से जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में, पेट्रोलियम लेवी की सूरत में जो है वो टैक्स जो है वो हुकूमत कलेक्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो आपको पता है वो फिर उसी तरह आजाद घूमती फिरती रहती है, और उसमें जो हमारे यहाँ के जो माफियाज हैं, जो कार्टेल्स हैं, खासतौर पर इतनी भी मैं बात करूँ जो ताजरों की भी तंजीमें हैं उनमें भी ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो अपने लिए जो है ना वो फायदे लेते रहते हैं, हुकूमत भी जो है ना वो उनको जो है वो फायदा पहुंचाती रहती है, और जो नॉर्मल बिजनेसमैन है उनको इस सारे का जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है। अब रिसेंटली आप देखें जैसे इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है अरेस्ट करने की, ये चीज तो सारी वर्ल्ड वाइड इस तरीके का होता है, टैक्स की चोरी की एक क्राइम है और उस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनना चाहिए, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो है ना वो ताजिर जो जेन्युइन ताजिर है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान में जो करप्शन है तो हर दूसरा जो है ना वो FBR का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो उठेगा और उसने किसी न किसी बिजनेसमैन को बंद किया हुआ होगा कि चलो भाई तुम अरेस्ट हो, अब इतने पैसे दो और जान चलाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, होना भी लोग जो डर रहे हैं वो मिसयूज की वजह से डर रहे हैं कि ये जो कानून है इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होगा। अदरवाइज कानून इटसेल्फ मुझे नहीं लगता उसमें जो ना कोई खराबी है। जो टैक्स चोर है उसके खिलाफ वाकई कार्रवाई होनी चाहिए, उसको वाकई अरेस्ट होना चाहिए, उसको वाकई एक मिसाल बनाना चाहिए ताकि दूसरे लोग उसको देख के जो है वो टैक्स की चोरी से बचे, ना करें टैक्स की चोरी। लेकिन उसमें फिर ये जो लूप होल है और फिर जो उसका गलत इस्तेमाल है वो बड़ा जो है ना वो तशवीश का जो है वो बायस बनता है, और इस वजह से फिर हुकूमत को और अगर सडन जो है ना वो चीजों को वापस लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है ना वो जाना चाहिए, रादर देन के सिर्फ और सिर्फ कानून बनाए और चंद सिलेक्टेड लोगों की जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, उनके ऊपर उसको लागू करें, और जो आपके मनपसंद लोग हैं जो
मखसूस ग्रुप या मखसूस तबकात हैं, उनके ऊपर आप किसी भी किस्म की कोई लेकिन कार्रवाई ना अकमल भाई, करें। ये तो बताइए कि पहले तो आपको अपने इदारे के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ना। आप तो पहले उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर काम करें, उसके अंदर ईज़ लेकर आएँ, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, फेयर लोगों को लेकर आएँ, और ये जो अनजस्ट पॉलिसीज़ हैं उसको पहले एक तरफ करें, और उसके बाद अगर आप ये रेस्ट वाला ऑप्शन इख्तियार करेंगे तो मेरे ख्याल में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी आपने खुद ही निशानदेही की कि माशाल्लाह से इदारे का जो हाल है और जो इसकी रेपुटेशन है, मेरे ख्याल में बड़ा सख्त कंपटीशन है पाकिस्तान में कि कौन सा इदारा ज़्यादा करप्ट है। लेकिन ये कि इससे बाजी ले जाना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। तो जब ये आपकी सूरत हाल होगी, और प्लस ये कि अगर आपको ये छापामार पॉलिसी भी अगर आपको दे दी गई, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? पहले ही आपके यहाँ जब ग्राउंड है वो और ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। आपके यहाँ आपके पास ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं कहता हूँ कंपटीशन क्या करेंगे आप दुनिया से? अब आप दुनिया की महंगी यूटिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं जो कि अवेलेबल भी नहीं है। तो फिर आप कैसे बिजनेस को प्रमोट करेंगे? ये तो समझाइए कि फिर कहाँ से आप बिजनेस लेकर आएंगे, एम्प्लॉयमेंट को कैसे आप जनरेट करेंगे? ये क्या है, क्या पॉलिसी, ये तो ज़रा फरमाइए ना। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए सिर्फ और सिर्फ एफबीआर के जो है वो पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स पेयर के पार्ट के ऊपर भी मसले मसाइल हैं। अगर एफबीआर पे या हुकूमत के लेवल के ऊपर आप देखेंगे क्या मसले मसाइल है, उसमें आपने बजा तौर के ऊपर निशानदेही की। मसलन अब जो एफबीआर का जो सॉफ्टवेयर है IRIS जो है, और वो भी अभी तक प्रॉपरली वर्क करने नहीं लगा। आज की तारीख तक, आज मेरे ख्याल में 12-13 जुलाई हो गई है जी। और अभी तक जो नया टैक्स ईयर है 2025 का जो टैक्स ईयर है, उसका रिटर्न फाइलिंग का जो ऑप्शन है, जो फॉर्म है, वो अभी तक ओपन हो नहीं पाया। मतलब ये है कि जैसे अगर 30 जून 2025 तक का रिटर्न फाइल करना है, वो अब आज की डेट तक जो है वो उसको फाइल नहीं कर सकेगा। तो इस तरह की टेक्निकल खामियां भी एफबीआर के सिस्टम में मौजूद है। इसके बाद वो लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बंद हो जाता है। उसकी वजह से बाज़ औक़ात टैक्स पेयर्स को भी जो है ना वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो टाइमली जो है वो अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रिटर्न्स हैं, वो सबमिट नहीं कर पाते और उनके ऊपर जो है वो कानून अप्लाई हो जाता है, उनके ऊपर जुर्माने लग जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले एफबीआर को या हुकूमत को अपने पार्ट पे जितने भी पॉलिसी मैटर में जो मसले मसाइल हैं, जो टेक्निकल मसले मसाइल हैं, इम्प्लीमेंटेशन के जो मसले मसाइल हैं, उनको उनमें जो भी इश्यूज हैं, उन सबको कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और उसके बाद जो है वो इस तरह के सख्त जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। That is it, बिल्कुल सही। देखिए आम जैसे गरीब आदमी के लिए जो है वो पुलिस वाले से डरता है ना, तो जो अमीर आदमी है उसके लिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पुलिस होता है। बिल्कुल तो ऐसे। उनको जो है इनसे भी डरना भी चाहिए, लेकिन अगेन जो पॉलिसी है ये पहले सही शफाफ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी शौकत भाई। अकमल भाई ने बड़े साल अंदाज में और मेरे ख्याल में बड़े क्लियरली सारी चीज़ों का मेंशन किया है कि ये दोनों एंड के ऊपर चीज़ें हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप अपने एंड से देखें, यकीनन जो इदारा है टैक्स कलेक्शन के लिए महज उसको समझा जाए, तो दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत है। फरमाइए। अकमल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो देखें आज 14 जुलाई हो गई है और काफ़ी चीज़ें हैं ना, जो बजट तो पेश हो गया है NA के अंदर, नेशनल असेंबली में, लेकिन उसकी अभी क्लियरिफिकेशन नहीं आई है। और 1 जुलाई से हम पे इम्प्लीमेंट है कि वो तमाम चीज़ें हम इनका अपना IRS पे जाएँ, वो तमाम चीज़ें उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिटेल में नहीं आई हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आपने तमाम चीज़ें, अच्छा मैं दूसरी और बात बता दूं कि अगर आज ये जो बिजनेस कम्युनिटी के जैसे चैम्बर, फेडरेशन, तमाम की राय अगर ये ले लेते FBR, उनसे मैच करके चलते, तो ये फिर मसाइल क्यों होते? हम प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, एहतजाज क्यों जा रहे हैं, ये तमाम मसले मसाइल फिर क्यों होते? देखिए फिर हम क्या, अगर आप बाई फोर्स लेंगे ताकत से टैक्स, तो सर वो फिर एक अलग चीज़ होती है। दुनिया में तो बाय फोर्स ही लिया जाता है और इस तरह थोड़ी लिया जाता है कि ब्लैकआउट कर दें इनको, यहाँ से गिरफ्तार कर लें, इस तरह जलील करें और इनके साथ, मतलब देखिए सिस्टम बना, सिस्टम थोड़ा सा दूर कर लें। जी जी, एक सिस्टम करके करें सर। आप अगर इस तरह करेंगे ना, तो ये ताजे बिरादरी के पास, अब यकीन करें हमारे पास इतने काफ़ी लोग आते हैं, डेलीगेशन आते हैं और कहते हैं कि यार आप हमारे मुल्क में आए, ये लें वीज़ा, इतना पैसा इसमें लगाएं और इंडस्ट्री चलाएं, आप करें, क्योंकि हमारे पास इतना तजुर्बा है बिजनेस कम्युनिटी के पास। लेकिन हम कहते हैं यार हमारे माँ बाप, वर्षा, तमाम चीज़ें यहाँ हैं, हम कैसे इनको छोड़ के जाएं, सब चीज़ें।
तो हम कहते हैं थोड़ा सा आप हमें रिलीफ दे दें और कुछ चीजें हमारी आप एक्सेप्ट कर लें। अभी मैं देखें, अभी इन्होंने 14 तारीख ना हो गई है, अभी तक काफी चीजें डिक्लेयर नहीं हुई हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ आपको मालूम है कि लैक ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ी कम्पिटिटिव में है, तो आप इसके अंदर एक बड़ा इजी है ना वो फॉर्म बनाएं ताकि हर बंदा इसको पढ़ सके। अभी देखें, अगर चलें आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे कहते हैं तो वहां तो चलें एक आदमी है ना 2-3 लाख रुपए का एक बुकिंग पे या अकाउंटेंट रख सकता है, लेकिन एक छोटा कारोबारी आदमी वो कैसे इसको तमाम, और बगैर आप, मैं कहता हूँ आप चले जाएं वेबसाइट पे चलें, हम कुछ लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर, बल्कि बाकी एक अंडर मैट्रिक पास वो कैसे इन तमाम चीजों को पढ़ेगा, और वो फिर इसको बिजनेस को उसको वो रखना पड़ेगा अकाउंटेंट, और आपको पता है अकाउंटेंट की पे क्या होती है, दूसरे एक्सपेंसिव वो कैसे निकालेगा। और आज की दौर के अंदर इतना कंपटीशन है, सारी चीजें हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आप कोई पॉलिसी बनाए, पहले के सबसे पहले आप गवर्नमेंट को चाहिए, हर जगह ये होता है कि वो अवेयरनेस सेशन करते हैं और वहां पर एक ऐसा रोड शोज करते हैं, बताया जाता है लोगों को कि एक्चुअली होना क्या है, किस तरीके से इस पे इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या, और उसके बाद भी उन्होंने इम्पोज भी कर दिया, इसके बाद वो तरमीम भी कर लेते हैं। ये नहीं कि कोई हमारी ऐसी कोई मुकद्दस किताब है कि जो चीज एक दफा आ गई है वो उस पर आप चेंज नहीं कर सकते। इस पे आप जो अगर अवाम के लिए कोई या आपके लिए कोई अगर इसमें कोई ऐसा अभाम आ रहा है तो उसको मैच करें और इसको वो करके एड्रेस किया जा सकता है। शौकत भाई बिल्कुल मुनासिब बात है, मुनासिब तजवीज़ है, इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो हो सकता है यकीनन। अब वक्त सेगमेंट का जो है वो हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब शौकत जिलानी साहब आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब मोहतरम अकमल साहब का, मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए मौजूद थे और बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से। और भी बहुत सारी बातें हैं, सवालात हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, मगर वक्त की कमी जो है वो आड़े आ रही है, तो इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा, इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।